Hello friends, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका नीति आयोग। नीति आयोग जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी बोलते हैं। एक्चुअली हमारे इंडिया में जो प्लानिंग मशीनरी है जिसके बारे में हमने पढ़ना होता है, तो उसमें जो मेन प्लानिंग बॉडी है आपका वो है आपका भी नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था जो 1950 में बना था, जिसको हमने बाद में यानी कि 1 जनवरी 2015 में चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसका ये नेम ही पूछ लिया जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की जगह कई बार इंस्टीट्यूट वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, जो कि आपका रॉन्ग है। तो नीति आयोग का आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्लानिंग मशीनरी में अगर मैं आपके टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको दो बॉडीज़ वहाँ पे दे रखी हैं, एक आपका नीति आयोग, सेकंड वन इज योर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वैसे तो अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो नीति आयोग आने के बाद इस बॉडी की वैल्यू खत्म हो चुकी है, ये बॉडी रिडंडेंट हो चुकी है। प्लानिंग कमीशन के टाइम पे इसकी वैल्यू थी, वो क्यों थी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में थोड़ा बात करेंगे लेकिन डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जब तक था तब तक ही उस बॉडी की वैल्यू थी और काफ़ी लंबे समय से उसकी कोई मीटिंग्स वगैरह भी नहीं हुई हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए नहीं है। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का सेम पर्पज़ जो था वो आपका नीति आयोग का भी है। प्लानिंग मीन्स हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती थी तो हमने प्लानिंग कमीशन बॉडी सेटअप किया था। नीति आयोग का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, लेकिन दोनों की अप्रोचेज में, दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। वो क्यों आता है उसके लिए हम सबसे पहले ये कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि ये कॉम्पोजिशन नीति आयोग की क्या है। अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई बॉडी है। दैट मीन्स ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, किसी कानून के थ्रू भी इस बॉडी को कोई क्या है बैकिंग नहीं मिली हुई है, ठीक है। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस के थ्रू बनी हुई बॉडी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन्स हैं। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो आपके उस टाइम पे होंगे, वो उसको हमेशा उसकी मीटिंग्स को चेयर करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। गवर्नर काउंसिल में कौन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आपके यूनियन टेरिटरीज के। रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो रीजनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती है। रीजन्स वाइज लाइक साउथ रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न रीजन्स की बात करते हैं, वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं, जहां पे कंप्राइजेस किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर और हिज नॉमिनी। या तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या फिर उनके द्वारा भेजा हुआ कोई भी उनका पर्सन रहेगा, ठीक है। तो रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका हिली एरियाज की बात करते हैं तो हिली एरियाज में जितने भी आपके रीजन्स आते हैं, मान लीजिए उत्तराखंड की बात आती है, हिमाचल प्रदेश की बात आती है, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू ज्योग्राफी। ऐसे ही हम अगर गंजेटिक प्लेन्स की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनकी बात करते हैं तो इनकी अलग से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साउदर्न जो आपके स्टेट्स हैं उनकी अलग से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से रीजन वाइज जो है वहाँ पे वो भी काउंसिल बन सकती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंडर, जिसकी जो चेयरमैनशिप है वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, लेकिन जितने स्टेट्स उस रीजन में आते होंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अगर यूनियन टेरिटरीज हैं तो वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभी नेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो आपके दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एक आपके एडहॉक मेंबर्स होते हैं। एडहॉक मेंबर्स जिनको कुछ समय के लिए ही अपॉइंट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, 2 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम द लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑन द रोटेशनल बेसिस। मान लीजिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना है और उससे रिलेटेड आपके कंट्री में कोई बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ के पर्सन्स जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं उनको क्या मिल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होंगे
मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जिनको यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स बोलते हैं, टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो आपकी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर होगी उसमें से मैक्सिमम 4 मिनिस्टर इसका मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। उनको नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी आपका प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। एक फिक्स टेन्योर उसका होता है जिसको आप सेक्रेटरी रैंक देते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा स्पेशल इनवाइट किया जा सकता है, ठीक है, एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, ठीक है, जिनकी डोमेन नॉलेज होती है, ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे मान लीजिए नीति आयोग ने वाटर कंजर्वेशन को लेके काम करना है, या किसी और एरिया में अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बात करनी है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, उन्होंने ट्रेड की बात करनी है, तो जिस भी मैटर में, जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में लेकिन नीति आयोग काम करना चाहेगा तो उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशल पर्सन्स को इन्वाइट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो ये नीति आयोग है इसको प्लानिंग कमीशन से जब चेंज करके नीति आयोग बनाया गया तो इसमें क्या न्यू था। दैट मीन्स जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैं यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की भी बात करूँगा कि उसमें क्या चीज़ें होती थी। यहाँ पे ध्यान से आप एक बार सुन लेना, समझ लेना, तभी आपको जाके बाद में ये पता चलेगा कि अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई गई थी उसकी वैल्यू क्यों खत्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि नीति आयोग आपका एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के नहीं देता कि स्पेसिफिक यही चीज़ होनी चाहिए, इसका कोई टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं है, ठीक है। थिंक टैंक का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिबेट्स, डिस्कशंस होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे चर्चाएं की जाती हैं कि किस फील्ड में क्या होना चाहिए, इसलिए हम इसको थिंक टैंक बोलते हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन की बात करें तो वो आपका थिंक टैंक नहीं होता था, वो एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो हमेशा डिसीजन लेके काम करती थी। वहाँ पे कोई डिस्कशंस, डिबेट का कोई काम होता नहीं था, ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया नहीं जाता था, ब्यूरोक्रेटिक नेचर का ये काम होता था, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है कि प्लान्स जो हैं वो आपके विलेज लेवल पे बनते हैं, ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको देखा जाता है, फिर स्टेट, फिर आपका सेंट्रल लेवल पे। तो क्या होता है, ये कंसोलिडेशन ऑफ प्लानिंग्स का काम करता है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच आपकी हमेशा बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी को लेके, ठीक है, कि पूरे इंडिया में ये काम होना चाहिए। लेकिन ये अगर नीति आयोग की बात करें तो वो सेक्टोरल अप्रोच में बिलीव करता है, ठीक है। ये जो प्लानिंग कमीशन होता था वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में बिलीव करता था। बॉटम अप अप्रोच जब भी फॉलो की जाती है तो नो वन जो है आपका मतलब कि जो साइड मतलब कि ये बोलते हैं कि हम कि एक ही चीज़ पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ड्यू टू जोग्राफिकल, ड्यू टू इकोलॉजिकल वेरिएशंस, वहाँ पे कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी की वेरिएशंस की वजह से वहाँ पे चीज़ों को अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसलिए ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। उसके बाद ये है कि मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है। पहले क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन में सेंटर प्लान बनाती थी और वो स्टेट्स को बताती थी कि आपको ये करना है। मल्टी डायरेक्शनल फ्लो में क्या होता है कि स्टेट्स के व्यूज़ भी लिए जाते हैं, सेंटर और स्टेट में क्या होता है आपका 2 वे कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर से डिस्कशंस की जा सकती हैं, एनजीओज के साथ मिलकर डिस्कशंस की जा सकती हैं। यहाँ पे एक एनजीओ जो आपकी बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एनजीओ है उसका नाम है प्रथम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है जो आपका एक रिपोर्ट भी निकालता है जिसको हम एसर रिपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज में जो आपके स्कूलिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये देखी जाती है कि उनके न्यूमेरिकल स्किल्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक है। प्रथम जो है उसके साथ कोलैबोरेशन करके एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ें भी देखी जा सकती है। तो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है, एनजीओज का भी साथ लिया जा सकता है, ठीक है। आपके सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का साथ लिया जा सकता है, प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया जा सकता है प्लानिंग के टाइम पे। उसके बाद है प्लान टू विलेज लेवल एंड एग्रीगेट टू द हायर लेवल। हम बॉटम अप अप्रोच में इसकी बात कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ ये खास ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स की। यहाँ पे क्या होता है कि
जो आपके यूथ है या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनके अंदर जो इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट कि वो अपने जो उनके नेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास, उनको आइडियाज़ को बड़े लेवल पे वो कैसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं। तो उनको अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। किसी भी एरियाज़ में बात करें, अगर हम बात करें कि हमने रीन्यूएबल एनर्जीज़ की बात करनी है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू कैसे हम काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, किसी भी एरिया में प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर की हम बात कर लेते हैं, तो हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड किया जाए उसके लिए भी नीति जो क्या करती है, काम करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखिए फेडरलिज्म की बात हम पॉलिटिकल लेक्चर में बहुत बार करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात करते हैं। तो नीति आयोग का जब हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा, कॉम्पोजिशन में हमने ये क्लियर पढ़ा कि वहाँ पे जब प्लानिंग्स होती हैं तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सेंटर के जो मिनिस्टर्स होते हैं तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट में कोई मॉडल काफ़ी अच्छा चल रहा है तो उसको दूसरे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोऑपरेशन की जाती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पे सेंटर अपने जो डिसीजंस है वो स्टेट्स के ऊपर थोपता नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब एक्चुअल कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो अगर हम आज की बात करें तो जैसे मान लो काफ़ी सारे स्टेट्स में क्या है, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो भी बीजेपी के हैं, तो वहाँ पे डोमिनेशंस हो जाते हैं। जो आपके ऑपोजिशन स्टेट्स हैं वो कुछ बातें रख तो सकते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। ये आपकी क्या है, मतलब कि एट बिहाइंड द कर्टन हम जब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें ऊपर ऊपर से दिखती नहीं है, मैटर्स को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा लगता है कि हाँ ये सारी कुछ चीज़ें सही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग के पास पावर नहीं है फंड्स को एलोकेट करने की। प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स होती थी जब वो प्लान में बात करता था एजुकेशन की, एग्रीकल्चर की, हेल्थ की, तो यहाँ पे उसके पास पावर्स भी होती थी कि किस सेक्टर को वो कितना फंड एलोकेट करना चाहता है, ठीक है, ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स। लेकिन नीति आयोग ऐसा कुछ नहीं करता। जो हमारी बॉडीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन या फिर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, थ्रू द प्रोसेस ऑफ बजट, उनके पास ही पावर्स होती हैं कि वो कैसे फंड को एलोकेट करेंगी। ये आप एरियाज़ की बात कर सकते हैं, नीति आयोग सेक्टर्स की बात कर सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल नंबर 280 के अंडर, वो ही बताएंगे कि कितना फंड आपका एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। मेंबर वाइज वाइडर एरियाज को कवर करता है। यहाँ पे हम जब आपकी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। कंपोजिशन में भी आप देख सकते हो कि स्पेशल इन्वाइटीज को बुलाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर से सजेशंस लिए जा सकते हैं, उनको मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपके एनजीओज की बात होती है तो उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है। तो ये आपका नीति आयोग का मेन फंडा है। सेकंड बात, हमने जब अपना लास्ट प्लानिंग की बात की थी, प्लानिंग इन इंडिया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अब इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनते नहीं है। नीति आयोग ने एक नई जो है वो अप्रोच फॉलो की थी, उसमें 3 ईयर का आपका एक्शन एजेंडा होता है, 7 ईयर की आपकी क्या होती है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी होती है, और 15 ईयर्स का आपका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो प्लानिंग्स करते हैं, फिर उसको हम फुलफिल करते हैं थ्रू द वेज ऑफ बात करते हैं हम एनुअल बजट्स, ठीक है। तो वहाँ पे फंड एलोकेशन करके हम डिसाइड करते हैं कि इस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हम मतलब समझा चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि सेंटर के पास ओवरआर्किंग पावर्स होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। सेंटर भी स्टेट के से सीख सकता है और स्टेट्स भी सेंटर से सीख सकती हैं, और स्टेट्स को अपने पर्टिकुलर वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के कल्चर के हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या देना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सेंटर को देनी चाहिए। नीति आयोग में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है। उसके बाद ये कि अनेबलर है, प्रोवाइडर नहीं है। प्रोवाइडर इन द सेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लानिंग कमीशन में तो डिटेल्ड में बताया जाता था, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होता था कि पूरी इकोनॉमी को कवर कर दिया जाता था कि इस फील्ड में क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन नीति आयोग सिर्फ ऊपर से ये चीज़ें बताता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटिव प्लानिंग होती है यहाँ पे,
और फिर क्या होता है कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए सेंटर की तरफ से सपोर्ट की जाती है, ठीक है, अनेबलर के तौर पे काम करते हैं। चाहे आप रिसर्च की बात करो तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, नीति आयोग रिसर्च भी करवाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की बात आती है तो स्टेट्स के साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढे जाती हैं, ठीक है। हम आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे कि जब नीति आयोग इन सारी चीज़ों को जब अपने ध्यान में रखता है तो उसने अभी तक क्या क्या किया, ठीक है। उसके बाद ये है कि फोकसिंग ऑन द एरियाज ऑफ अवर सोसाइटी दैट आर नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, वो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रह गए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर्स की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करें, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, वो आपके पिछड़े हुए रह गए हैं, वहाँ पे बेसिक आपकी एमिनिटीज़ की बात करते हैं, पानी की बात करो, साफ़ पानी की बात करो, वो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक बात कर ही लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो नीति जो क्या करता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की बात करता है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की बात करता है जो अभी रिसेंटली न्यू लॉन्च हुआ है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। फिर हम बात करते हैं इंश्योर्स डिबेट्स एंड डिस्कशन, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। लीवरेजिंग इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल अटल टिंकरिंग लैब्स की बात कर चुके हैं हम। इसके अलावा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यहाँ पे रिसर्च की ही बात आती है, ठीक है। डिफरेंट आपके जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, नए नए एरियाज में आपका इनोवेट करते रहते हैं। टीम इंडिया हब का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके क्या करते हैं, प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और नई नई चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, दोनों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो हमारा एक मोटिव है उसको फुलफिल करते हैं। फिर हम बात करते हैं 7 पिलर्स इफेक्टिव गवर्नेंस के, जिनके ऊपर नीति जो काम करता है। प्रो पीपल, मतलब कि पीपल्स के लिए काम करना है, ठीक है। प्रो एक्टिविटी, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्लान बन जाएं, ऐसे प्लान बन जाएं जिनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। एक्शन ओरिएंटेड, इसीलिए 3 ईयर एक्शन एजेंडा की बात करते हैं वो। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन में हम बात करते हैं कि जैसे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, लोगों की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। एम्पावरिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए वुमेन्स की बात करते हैं तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। बात करें SC/ST पॉपुलेशंस की, ट्राइबल पॉपुलेशंस की, उनकी एम्पावरिंग के लिए आपके यहाँ पे नीति आयोग में डिस्कस हो सकता है कि क्या होना चाहिए। इंक्लूजन की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं कि उनको इंक्लूसिव इन नेचर कैसे बनाया जा सके, सो दैट कि जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल्स होते हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जा सके डेवलपमेंटल प्रोसेस में। इक्वलिटी की बात आती है, ठीक है। देन ट्रांसपेरेंसी में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस ऐसे होने चाहिए कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई मतलब कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है लोगों के सामने इंफॉर्मेशंस रहनी चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं लेस करप्शंस की भी बात आ जाती है। इनिशिएटिव की बात करें तो नीति आयोग ने अब तक क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इंडेक्स लॉन्च करता है, जिसमें सभी स्टेट्स यूटीज को रैंक किया जाता है कि उन्होंने जो अपने 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं, तो कितना इंडिया अचीव कर पा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आपकी क्या होती है, यहाँ पे स्टेट्स में भावना जागती है कि वो स्टेट हमसे आगे निकल रहे हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो नीति आयोग बताता भी है कि आपके कौन से पैरामीटर्स लैग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। तो ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है या फिर कोई और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेड ओरिएंटेड बनाना, सो दैट कि बाहर की कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करके अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकें। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात आती है कि सभी स्टेट्स में जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कितना कंजर्व हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना वो पीने के लिए अवेलेबल है, सो दैट कि उसके बिहाफ पे ही स्टेट्स अपनी पॉलिसीज बना सकें और सेंटर उनको सपोर्ट कर सके।
अटल इनोवेशन मिशन की बात हम कर चुके हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की हम बात कर चुके हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी लॉन्च करता है कि कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेशन कितना होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, करप्शन कितना होता है किसी स्टेट में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये लॉन्च करता है। स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 जी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे बात की जाती है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को, अपने एक्सपोर्ट को, अपने ट्रांसपोर्ट को कहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि @75 डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने अपने कुछ वेज बता रखे हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये था आपका नीति आयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चंस में पेपर पूछे जाते हैं, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की बात करें यूपीएससी में, तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें कि नीति आयोग ने जो हमारे इंडिया का प्लानिंग था उसकी पूरे एडिफाइस को चेंज कर दिया है, हाउ, कैसे, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। चेंज का मतलब ये है कि आपको पुरानी चीज का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि वहाँ क्या चीज़ सही थी या कि अभी क्या चीज़ सही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसकी जब आप कॉम्पोजिशन समझोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1955 में इसको बनाया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने प्रपोजल दिया था कि ये बनना चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स इसके मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। पहले क्या होता था कि नीति आयोग को हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, तो प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, एनडीसी में जाके स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। लेकिन अब तो नीति आयोग में ही स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसी बॉडी होती थी जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए हुए प्लान्स को अप्रूव करती थी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे स्टेट्स मिनिस्टर्स का होना जरूरी था, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स का, सो दैट कि अपने कुछ ऑपोजिशन रखना चाहते हैं तो वो रख सकें। लेकिन अभी जब नीति आयोग में ही स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी, बाकी सारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो पहले इसलिए ज़रूरत होती थी क्योंकि स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो गाइडलाइंस बनाती है सबसे पहले कि प्लान्स कैसे बनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं। फिर जब नेशनल प्लान बन जाता था प्लानिंग कमीशन की तरफ से, तो फिर उसको कंसिडर करती थी कि जहाँ पे जो इन्होंने गोल्स रखे हुए हैं क्या उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, अगर नहीं है तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। कंसीडर करती थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल बैलेंसेस की बात होती थी, ठीक है, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। रीवर्किंग ऑफ द प्लान, रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान, जब प्लान बन जाता था, इंप्लीमेंट होता था, तो उसको समय समय पे रिव्यू करती रहती थी कि क्या चेंजेस आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस एनडीसी ने अब तक क्या क्या लिए हैं कि 1990 में आपका गाडगिल फार्मूला के थ्रू जो आपके स्टेट की फाइनेंसिंग होती थी उसको चेंज कर दिया गया था। ये आपका इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1969 में। आप प्लानिंग्स वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे गाडगिल फार्मूला की हमने बात की हुई है। उसके बाद इसने डिसअप्रूव किया था 4th 5 ईयर प्लान, उसको अच्छा नहीं लगा था तो उसने प्लान को चेंज किया था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस एनडीसी ने किए थे क्योंकि वहाँ पे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स बैठते थे, लेकिन अब इस बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है। इश्यूज़ की बात करें तो इसकी कोई रेगुलर मीटिंग्स होती नहीं थी, वैसे एक साल में 2 मीटिंग्स जरूरी हैं, ठीक है। अभी तो 2012 से बाद की बात करें तो इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, ठीक है। ओवर प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब हम बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अगेन आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, तो उनकी ओवर प्रेजेंस रहती है। प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी वहाँ पे होते हैं। जब प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान बना लिया जिसमें जो सभी मेंबर हम बात कर रहे हैं वो पहले से प्लानिंग कमीशन में बैठते थे, देख लो कौन कौन से, ये हो गए एंड आपके ये वाले हो गए, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज में वो भी ज़्यादातर सेंटर की बात करते, तो ये 3 बंदे एक साइड पहले ही प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर वो एनडीसी में जाके अपने ही बनाए हुए प्लान को क्यों चेंज या रिजेक्ट करेंगे। तो क्या है, ओवर प्रेजेंस ऑफ सेंटर का बोल दो या प्राइम मिनिस्टर का बोल दो, एनडीसी को रिडंडेंट कर देता है। नो एडिक्वेट टाइम फॉर डिस्कशंस, इसकी 2 मीटिंग्स होती हैं वो थोड़े समय के लिए ही होती हैं, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि डिटेल्ड में सारी प्लानिंग्स को पढ़ के उनके ऊपर डिस्कशंस की जा सके।
एनडीसी जो है यूनिफॉर्मिटी के ऊपर स्ट्रेस करती थी। मैंने आपको पहले बोला रीजनल बैलेंस की बात करती थी कि पूरे इंडिया के बारे में सोचती थी कि सेम पॉलिसीज़ जो हैं प्लानिंग में जो बनी हुई हैं सभी जगह पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर चेंजेस की बात की थी। सरकारिया कमीशन ने बोला था कि इसका नेम चेंज करके नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल कर देना चाहिए। अंडर आर्टिकल नंबर 263 इसको एक परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। इसके बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है लिखना है वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे लिखना है, लेकिन हमने सिर्फ नीति आयोग की ही बात करनी है। इसके साथ ही आपका हमारा जो सेंटर लेवल पे प्लानिंग बॉडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टेट लेवल पे आपका सेम जो है रेपिटेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे प्लानिंग बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका एक चेयरमैन जो है आपका एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो नीति आयोग में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो इसका नेम ही पूछ लिया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकंड चीज़ जो इनके बारे में पूछी जाती है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट लेके आती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए काफ़ी सारे इंडेक्स लेके आती है तो इसके ऊपर इंडेक्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नीति आयोग के, ठीक है, कि इस इंडेक्स में क्या है या उस इंडेक्स में क्या है, क्योंकि वो न्यूज़ में रहता है करंट, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।